आज से अपन लोग ना एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विच इज AS नंबर 1। आइए जरा AS 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो बहुत बेसिक है, जिसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मतलब सिंपल बात करेगा, ज्यादा कुछ इधर उधर की बात नहीं करने वाला है। स्टैंडर्ड छोटा सा स्टैंडर्ड है, ज्यादा टाइम भी लगाएंगे। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड है क्या, पहले मैं आपको वो समझाता हूं। देखो क्या नाम लिखा है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब आपको अकाउंटिंग पॉलिसी का डिस्क्लोजर करना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप किस तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसीज दिखाएंगे। करेक्ट। अब इससे पहले मैं स्टैंडर्ड पे आगे बढ़ूं, स्टैंडर्ड की एक एक बारीकियां आपको बताना चाहूं, उससे पहले मैं क्या करता हूं, मैं आपको ना एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोलता हूं और दिखाता हूं कि किस तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसीज दिखाई जाती है और ये स्टैंडर्ड किस चीज की बात करता है। तो पहले इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं और उसके बाद जो टेक्निकल पार्ट है AS 1 के अंदर जो दिया है उसकी बात करेंगे। ठीक है, आइए जरा मेरे साथ देखिए। ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये एनुअल रिपोर्ट मैंने 2015-16 की ली है, वो इसलिए ली है क्योंकि 2017 के बाद से इसके ऊपर इंड AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो गए थे। तो 15-16 तक इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल थे, AS 1 एप्लीकेबल था। तो AS 1 ये कहता है कि जो भी आपकी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है, वो आपको एक जगह पे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करनी पड़ती है। मतलब जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी होगी, चाहे इन्वेंट्री की अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई, फिक्स एसेट की अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई, रेवेन्यूज की अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गई, एम्प्लॉय बेनिफिट की अकाउंटिंग पॉलिसी हो गई, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, लीजेस से रिलेटेड जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, जो भी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट लिखा है ना, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है आपको एक जगह पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखानी पड़ेगी। तो ये ना इसकी एनुअल रिपोर्ट का पार्ट है। एनुअल रिपोर्ट में मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग पॉलिसी का। देखो यहाँ पे दिया हुआ है फिक्स एसेट की क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज है, लीजेस की क्या है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज है, इंपेयरमेंट की क्या है, फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, बोरोइंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट expenses, financial derivative and commodity hedging, income taxes, premium on redemption of bond debenture, provision contingent liability, contingent asset, accounting for oil gas activity, जो इसका मतलब इनका जो मेन काम है ऑयल गैस का है उसकी। तो देखो अगर आप ध्यान दो तो सारी की सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज एक जगह पे दिखा दी। जैसे अगर आपको याद हो इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट AS 2 कहता है मेजर्ड एट कॉस्ट और NRV whichever is lower, यही होती है अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो लिखा हुआ है आइटम्स ऑफ इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी दोनों में से कम है। करेक्ट। इसके अलावा अगर आपको इन्वेस्टमेंट याद हो तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती है, करंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट जो 12 महीने से ज्यादा वाली। करेक्ट, ये देखो लिखा हुआ। और करंट इन्वेस्टमेंट किससे वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर पे, यही होता है जो AS 13 कहता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू कंप्यूटेड कैटेगरी वाइज। तो जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स के अंदर हर पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड जो सिग्निफिकेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको एक जगह पे दिखानी है। ये स्टैंडर्ड इसकी बात करेगा। AS 1 का जो समरी है ना वो ये है कि आपको इस तरीके से अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी दिखानी है। ये तो हो गया जी समरी में, मैंने बहुत सिंपल शब्दों में आपको बता दिया AS 1 की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि स्टैंडर्ड क्या कहता है, स्टैंडर्ड किस किस चीज से रिलेटेड क्या क्या टेक्निकल बात करता है, वो मैं आपको बताता हूं। मैं एक एक करके पॉइंट्स लिखवाता चलूंगा और फिर समझाता हुआ आपको चलूंगा। ठीक है, आइए जरा मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि यार इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की जरूरत आ ही क्यों गई, क्यों आपको डिस्क्लोजर करना पड़ा, ऐसा क्या रीजन था कि अगर नहीं डिस्क्लोज करोगे तो क्या दिक्कत है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो सबको पता ही है, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो इसके लिए ना एक छोटी सी बात सोचो। जैसे अगर आपको याद हो तो AS 10 कहता है कि आप PPE को दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। वन इज योर कॉस्ट मॉडल, सेकंड इज योर रिवैल्यूएशन मॉडल। अब दोनों में से कौन सा मॉडल लगाना है वो कंपनी की इच्छा है। करेक्ट। सेम वे में मान लीजिए अगर आप बात करते हैं इन्वेंट्रीज की, अब इन्वेंट्रीज आप वेटेड एवरेज पे भी मेजर कर सकते हैं या आप चाहो तो FIFO मेथड पे भी वैल्यू कर सकते हो। तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग पॉलिसीज ले सकती है जिसकी वजह से वो बहुत बार कंपेरेबल नहीं होंगी। मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। आज की डेट में मान लीजिए एक है PVR अगर आपको पता होगा तो सिनेमा हॉल है,
सिनेमा हॉल है, या आप इसे बोल लो कि मल्टीप्लेक्सेस वगैरह है जहाँ पे आपकी मूवीज प्ले होती है, थिएटर्स वगैरह होते हैं इसके। एक कंपनी है आइनॉक्स। आइनॉक्स भी सेम ही बिजनेस में है, सिनेमा हॉल ही सेम है इसका भी हिसाब किताब। ये जो लेटेस्ट मूवीज रिलीज होती है इनके थिएटर है, सिनेमा हॉल से वहाँ पे मूवीज प्ले होती है। अब मान लो पीवीआर क्या करता है, अपने पीपीई को कॉस्ट मॉडल पे मेजर करता है और आइनॉक्स किस पे मेजर करता है, रिवैल्यूएशन मॉडल पे। अब दोनों में वैल्यूज अलग आएगी। फॉर एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो लैंड का। पीवीआर ने और आइनॉक्स ने दोनों ने मान लो 2016 के अंदर कोई लैंड खरीदी थी 20 लाख रुपए की, तो पीवीआर की बुक्स में आज भी 20 लाख की दिख रही होगी क्योंकि कॉस्ट मॉडल है। आइनॉक्स ने उसको फेयर वैल्यू रिवैल्यू कर दिया होगा, मान लो इसकी रिवैल्यूड अमाउंट है 3 करोड़, तो आइनॉक्स किस पे दिखाएगा, 3 करोड़ पे। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बंदा पढ़ रहा है उसे लगेगा यार आइनॉक्स की तो नेटवर्थ बहुत अच्छी है, आइनॉक्स के पास तो लैंड रखी है 3 करोड़ की, जबकि पीवीआर के पास से 20 लाख की लैंड है। अब दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी डिफर है, ऑल्दो दोनों की मार्केट वैल्यू सेम है, मान लो दोनों की कॉस्ट भी सेम है, दोनों की मार्केट वैल्यू सेम है, तो आइडली पीवीआर और आइनॉक्स के पास जो एसेट है वो सेम है, बट सिंस दे आर फॉलोइंग अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, जिस वजह से पीवीआर की बैलेंस शीट में एसेट दिखता है 20 लाख का, आइनॉक्स की बैलेंस शीट में एसेट दिखता है 3 करोड़ का, तो ये दोनों बैलेंस शीट कंपेरेबल रहेगी ही नहीं। यूजर को लगेगा आइनॉक्स बेटर है, बट इन रियलिटी दोनों इक्वल है, करेक्ट। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए इसीलिए AS1 आया और AS1 ने कहा कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना है, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज मल्टीपल पॉलिसीज फॉलो करती है जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल नहीं रहते। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज कर देना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, इट इज इम्पॉसिबल टू डेवलप, या इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, different companies may follow different accounting policies for same item। जैसे पीपी का एग्जांपल दिया, पीपी के लिए दोनों की अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है। सो FS फाइनेंशियल स्टेटमेंट may not be comparable, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल नहीं रहेंगे अगर यूजर्स को पता नहीं होगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है। हेंस टू रिमूव दिस चैलेंज AS1 requires entity to disclose all important material, या you can say significant अकाउंटिंग पॉलिसी एट वन प्लेस। ये प्रॉब्लम हो जाएगी, लोगों को समझ नहीं आएगा, इसीलिए स्टैंडर्ड ने कहा भैया एक काम करो, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं वो आप एक प्लेस पे डिस्क्लोज कर दो, काम खत्म करो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, दिस स्टैंडर्ड बहुत बेसिक स्टैंडर्ड है, सिर्फ लिखते जाओ, समझाता जाऊंगा, सिंपल है, कुछ नहीं है स्टैंडर्ड में। इज एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज। इसके साथ ऐसा नहीं है कि बड़ी एंटिटी पे एप्लीकेबल होगा, छोटी एंटिटी पे एप्लीकेबल होगा, भाई कुछ भी नहीं, सारी एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल है। तो कभी एमसीक्यू पे पूछ ले तो आपको पता रहना चाहिए कि ये सारी एंटिटीज पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अब एक इसके अंदर एक कंसेप्ट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, विच इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आप लोगों ने हो सकता है पहले भी इसके बारे में सुना होगा, मैं फिर से आपको बता देता हूं। देखो, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होती है, कोई भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है ना वो इनको बेस रख के बनता है। अगर जैसे पहले मैं अजम्पशन लिख देता हूं आपके लिए, लोगों। फर्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न, सेकंड इज कंसिस्टेंसी एंड थर्ड इज एक्रूअल। देखो, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, मतलब दिस इज फंडामेंटल, भैया ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके बिना आप अकाउंट्स नहीं बना सकते, इसके बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते। जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है तो यूजर्स को, मेरे को, आपको, मैनेजमेंट को, सबको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये तीनों चीजें फॉलो हुई ही होंगी, तभी तो लिखा है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। भैया बहुत बेसिक चीजें हैं, ये होंगी ही होंगी, अगर ये नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो यूजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के ये बेसिक प्रिजम्पशंस लेते हैं कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल फॉलो हुआ ही हुआ है।
ये हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में यूज होता है, और अगर नहीं हुआ है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा। क्या कह रहा हूं मैं? दीज आर बेसिक प्रिंसिपल्स की स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। एंड इट इज assumed that FS are prepared based on these three principles. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके बेसिस पे ही बनेगी, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। हाउएवर, यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, नो नीड टू डिस्क्लोज these three principles in financial statement if they are followed in financial statement. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में इसको फॉलो किया गया है तो आपको इन्हें अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बट इफ एनीवन या ऑल इज नॉट फॉलोड, अगर आपने किसी को फॉलो नहीं किया है, देन इट शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल, देन इट शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, AS1 ने कहा देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। कोई भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, बैलेंस शीट, P&L बनेगी, वो इन तीनों के बेसिस पे बनेगी। पहली बात तो ये है, अगर आपने इनको फॉलो किया है तो आपको अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने इन्हें फॉलो किया है। ये अज्यूम्ड है, इम्प्लाइड है कि आपने किया ही किया है। बट अगर आपने इन्हें फॉलो नहीं किया, जैसे अगर आपने अकाउंट्स गोइंग कंसर्न के हिसाब से नहीं बनाए, या आपने कंसिस्टेंटली अकाउंट नहीं बनाए, या एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट नहीं बनाए, तो आपको अपने अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा। और अगर नहीं लिखोगे तो गड़बड़ है, सिंपल सी बात है। इट इज मैंडेटरी टू राइट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भैया मैंने इनके अकॉर्डिंग अकाउंट्स नहीं बनाए हैं। अगर कभी भी ऐसा है कि नहीं बना रहे हो इनके अकॉर्डिंग, तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये तीनों क्या है, चलो इन तीनों पे एक एक करके बात करता हूं। फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा कि सर गोइंग कंसर्न का मतलब है काम धंधा चलता रहेगा, काम धंधे को बंद नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, पहले एक बार लिखो फिर समझते हैं। इट मीन्स डेट एंटरप्राइज बोल लो, कंपनी बोल लो, एंटिटी बोल लो, विल कंटिन्यू फॉर foreseeable future. That is, there is no intention or requirement to curtail मतलब होता है stop, या liquidate the operation. देखो जी, बहुत सिंपल सी बात है। गोइंग कंसर्न का मतलब हो गया फोरसीएबल फ्यूचर तक, जितना आप देख सकते हो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल काम धंधा चलता रहेगा। काम धंधे को कर्टेल मतलब स्टॉप नहीं किया जाएगा, या लिक्विडेट मतलब बेच नहीं दिया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा। तो कभी भी जब अकाउंट्स बनते हैं ना, तो ये मान के अकाउंट्स बनाए जाते हैं कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है, एंटिटी फोरसीएबल फ्यूचर तक काम करेगी, एंटिटी की कोई भी इच्छा नहीं है अपने काम धंधे को बंद करने की। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जहां पे आपको डाउट हो जाएगा कि गोइंग कंसर्न है या नहीं है। जैसे मान लीजिए यूक्रेन में रशिया ने क्या किया, धावा बोल दिया। रशिया कंटिन्यूसली बम बरसाया जा रहा है यूक्रेन पे। अब कोई कंपनी जो यूक्रेन पे है, हो सकता है वो कंपनी बंद करनी पड़े, क्योंकि जब रशिया ने वॉर अनाउंस कर रखी, लड़ाई चलने लग रही है, मिसाइल्स कंटिन्यूसली फायर होने लग रहे हैं, तो कंपनी कैसे काम करेगी। तो देयर इज अ इंटेंशन, और यू कैन से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि काम धंधा बंद करना पड़े, लिक्विडेट करना पड़े। इंटेंशन बोल लो या पॉसिबिलिटी बोल लो, यहाँ पे रिक्वायरमेंट हटा देता हूँ, पॉसिबिलिटी लिख लो। देयर इज अ चांसेस कि काम धंधा बंद करना पड़े, क्योंकि अब कंपनी ढंग से काम ही नहीं कर पाएगी। जब देश में, यूक्रेन में क्या है, अभी तो कोई भी ढंग से काम नहीं कर रहा, लड़ाई चली जा रही है, कंटिन्यूसली फायर हुए जा रहा है, बम गिरे जा रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर पा रहा, कोई भी बिजनेस ढंग से ऑपरेट नहीं कर सकता, तो उस केस में काम धंधा बंद करना पड़ेगा, तो गोइंग कंसर्न नहीं रहेगी। तो गोइंग कंसर्न मीन्स कि एंटिटी जो है फोरसीएबल फ्यूचर तक काम करेगी। एंटिटी फोरसीएबल फ्यूचर पे काम करेगी, इसीलिए हम हिस्टोरिकल कॉस्ट का कंसेप्ट फॉलो करते हैं। अभी जो हम बात करते हैं ना नॉर्मल अकाउंटिंग की, AS1 के अंदर, AS2 के अंदर, AS10 के अंदर, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस है कि जी एंटिटी गोइंग कंसर्न रहेगी। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप अपने एसेट को यूज कर पाओगे, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में डेटर वगैरह से पैसे आ जाएंगे, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप लायबिलिटीज को पे
कर दोगे, इसीलिए आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अकाउंट बनाते हो। बट अगर गोइंग कंसर्न ठीक नहीं है तो आपको अपने अकाउंट्स की मेथोडोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, तब आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अकाउंट नहीं बना पाओगे, आपको लिक्विडेटेड बेसिस पे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। लिक्विडेटेड बेसिस पे अकाउंट्स बनाने का मतलब होता है कि अगर हम एसेट को बेचेंगे तो क्या वैल्यू रियलाइज होगी, आपको उस एसेट पे, उस वैल्यू पे एसेट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और लायबिलिटी को पे करने जाओगे तो क्या पे करना पड़ेगा, आपको उस वैल्यू पे लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल। आज की डेट में जैसे AS10 है, AS10 कहता है आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर लो पीपीई के लिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर गोइंग कंसर्न है तो कर लो, बट गोइंग कंसर्न नहीं है तो आप कॉस्ट मॉडल फॉलो नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि अगर कल की डेट में मैं इस पीपीई को बेच दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे उस वैल्यू पे पीपीई को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो द एंटायर मेथोडोलॉजी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स विल गो फॉर अ टॉस या विल चेंज अगर गोइंग कंसर्न ठीक नहीं है तो। ठीक है, इसको लिखवाता हूं मैं। इफ गोइंग कंसर्न इज ओके या वैलिड, अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस, आर प्रिपेयर्ड on historical cost basis as per accounting standards, cost basis as per AS। अब आप ये बोल सकते हो कि सर पीपी तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ओके है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें। अकाउंट्स फिर भी हम यही बोलते हैं जनरली कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर हुए हैं, उसमें कोई चैलेंज की बात नहीं है। बट इफ GC इज नॉट वैलिड, मतलब आपको पता है काम धंधा बंद होने वाला है, तो अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन या FS आर प्रिपेयर्ड ऑन, FS लिख लो, चलो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन लिक्विडेटेड बेसिस का मतलब होता है एसेट विल बी अकाउंटेड ऑन वैल्यूज that they are expected to realize if sold। अगर हम एसेट को बेच देंगे तो उनसे कितना पैसे मिलने वाले हैं, एसेट उस पे बुक होते हैं। लायबिलिटी, अगर आप लायबिलिटी को पे करने जाएंगे तो कितना पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी उस पे बुक होती है। लायबिलिटी आर शोन ऑन वैल्यूज that they are expected to be settled, they are expected to be settled। तो गोइंग कंसर्न का मतलब हो गया आप फोर्सिएबल फ्यूचर तक कैरी ऑन करोगे। याद रखना वर्ड यूजेस फोर्सिएबल फ्यूचर, इन्फिनिटी नहीं बोला है, याद रखिएगा इस चीज को। MCQ में क्वेश्चन आपसे मजे ले सकता है, वहां लिख देगा इन्फिनिटी तक आप बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न, द आंसर इज नो। आप फोर्सिएबल फ्यूचर मतलब जितना आप देख सकते हो तब तक आपको लगता है काम धंधा बंद नहीं होगा। गोइंग कंसर्न अगर ठीक है तो अकाउंट्स अपने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनेंगे, अगर गोइंग कंसर्न ठीक नहीं है तो लिक्विडेटेड बेसिस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। लिक्विडेटेड बेसिस का मतलब होता है अगर मैं एसेट को बेचने जाऊंगा तो बेच के मुझे क्या मिलता है उस पे, और लायबिलिटी को किस पे आएगा, लायबिलिटी अगर मैं सेटल करने जाऊंगा तो क्या मिलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 है दोस्त कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज पिछले साल थी वही आपने करंट ईयर में यूज करी है अकाउंट्स बनाने के लिए। मतलब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर रहे हो, जो पिछले साल आपने यूज करी है वही आप अभी भी लगा रहे हो। उसका सिंपल सा पर्पज है ना, देखो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करना होता है दूसरी कंपनी से या अपने पिछले साल से भी तो कंपेयर करना होता है कि पिछले साल हमारी कंपनी ने ये काम किया, इस साल हमारी कंपनी ये काम कर रही है, तो क्या कंपनी के काम में चेंज हुआ। अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दोगे तो हो सकता है वैल्यू सही रिफ्लेक्ट ना, मतलब कंपैरिजन आप नहीं कर पाओ। इसीलिए देयर इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कि जो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करते हो ना, दे शुड बी कंसिस्टेंट, दे शुड नॉट बी चेंज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। उसे बस ये नहीं कि आज SLM लगा दिया, आज हमने इन्वेंट्री को फीफो मेथड पे वैल्यू कर दिया, अगले साल हमने वेटेड एवरेज पे कर दिया, फिर अगले साल फिर फीफो पे कर दिया, फिर अगले साल फिर वेटेड एवरेज पे कर दिया। जिसके अकॉर्डिंग हमें लगता है कि प्रॉफिट ज्यादा आएगा हम उसके अकॉर्डिंग काम करते जा रहे हैं, ये नहीं चलेगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ये है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं। पहली चीज तो ये है, पहले इतना लिखते हैं, accounting policies are consistently applied from previous year। इसका मतलब ये हो गया कि चेंज नहीं करी है अकाउंटिंग पॉलिसीज को। दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर करंट ईयर
इज सेम एज प्रीवियस ईयर। पहली चीज तो ये बोल दी कि आपको पॉलिसीज को बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं चेंज करना, पॉलिसीज आर नॉट चेंज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। पहली बात तो ये है भैया, जो आपने पिछले साल अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई थी वही आप इस साल लगाएंगे। तो क्या हम अकाउंटिंग पॉलिसी को कभी भी चेंज नहीं कर सकते? नहीं, इसीलिए मैंने लिखा वेरी फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते हो। तो क्या हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। उसके लिए भी स्टैंडर्ड ने कुछ कंडीशंस दी हैं। क्या दी है वो देखो। अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड ओनली इफ, पॉइंट नंबर 1, रिक्वायर्ड बाय लॉ, और टेक्निकल वर्ड में इसे कहते हैं स्टैट्यू, रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड पॉइंट नंबर 3, गिव बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं करते हो, बट इन 3 केसेस में आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो। पहला, जब लॉ चेंज हो जाता है, लॉ कहता है कि भैया अकाउंटिंग चेंज करो, तो आपको करनी ही पड़ेगी, आप मना नहीं कर सकते। सेकंड, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ जाता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि पॉलिसी चेंज करो, तो आप मना नहीं कर सकते। जैसे पहले क्या होता था, एक AS6 नाम का स्टैंडर्ड होता था जिस विच इज डेप्रिसिएशन। तो पहले, बहुत समय पहले की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले के अराउंड की, जो चेंज इन डेप्रिसिएशन का मेथड होता था ना, उसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी माना जाता था। अब उसे चेंज करके कर दिया चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो AS के अंदर चेंज हो गया, AS के अंदर चेंज हो गया, तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। AS6 हटा दिया, AS10 रह गया बस अब। तो इसीलिए अगर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज है तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही काम करना है, आपको पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। AS से इंड AS आ गए, पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, लॉ में चेंज हो रहा है तो चेंज करनी पड़ेगी। या अगर आपको लगता है कि नई पॉलिसी की वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, यूजर्स के लिए मोर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो एक काम करो, चेंज कर दो। अगर आपको लगता है कि चेंज करने से काम अच्छा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चेंज कर दो। ठीक है, ये दोनों होते हैं एक तरीके से मैंडेटरी चेंज। ये तो आपको करने ही पड़ेंगे क्योंकि आप पे ऑप्शन नहीं है, लॉ बोल रहा है, AS बोल रहा है। दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी चेंज, जहां पे कंपनी की मैनेजमेंट कह रही है कि यार देखो, पॉलिसी चेंज करने की वजह से इन्वेंट्री को फीफो की जगह वेटेड एवरेज करने पे, या वेटेड एवरेज की जगह फीफो पे वैल्यू करने से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे तरीके से प्रेजेंट होंगे, तो इसीलिए कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में पहली अकाउंटिंग अजम्पशन आ गई जी गोइंग कंसर्न, जहां पे हम बोलते हैं फोर्सेबल फ्यूचर तक काम धंधा चलेगा। सेकंड आ गई जी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मींस आप अपने अकाउंट्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे, आप मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे, आप उन्हें बहुत जल्दी से चेंज नहीं करेंगे, इवन आप चेंज करेंगे ही नहीं। चेंज करने के लिए सिर्फ उसने 3 कंडीशन दे दी, जब लॉ बोलता है, जब स्टैंडर्ड बोलते हैं, या अगर आपको लगता है कि आपके एफएस की प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगी तभी आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं करोगे। क्या इतनी बात समझ आती है? 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। चलिए अब मैं आपसे तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करने जा रहा हूं, विच इज एक्रूअल। ये भी आप लोगों ने सुना हुआ होगा पहले भी। पॉइंट नंबर C इज एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस, देखो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो आपके अकाउंट्स बनते हैं ना, वो बेसिकली 2 तरीके से बन सकते हैं। वन इज कॉल्ड कैश बेसिस, सेकंड इज कॉल्ड एक्रूअल बेसिस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अकाउंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन आइदर कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस, आप लोगों को लग रहा होगा सर कैश बेसिस पे कब बनते हैं अकाउंट्स? डोंट वरी, मैं सब बताऊंगा, चिंता ना करो, धीरे धीरे तसल्ली से सुनते जाओ बस मेरी। देखो कैश बेसिस क्या कहता है कि जब पैसा आएगा, जब पैसा जाएगा तब एंट्री डालना, उसके अलावा एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। मींस एंट्रीज आर डन ऑन रिसीट और पेमेंट। जब पैसा आएगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, तो जिस दिन उसकी पेमेंट करोगे उस दिन उसकी परचेज की एंट्री डालना। जिस दिन आपने सामान बेचा, बेचने पे एंट्री नहीं डालनी, जब उससे पैसा आएगा तब आप एंट्री डालना। तो कैश बेसिस मीन जब पैसा आ रहा है, जा रहा है, तब उसकी अकाउंटिंग करना, इज कॉल्ड कैश बेसिस। होता क्या है, जो आपके सोल प्रोप्राइटर हैं, सोल प्रोप्राइटर हो गया या बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म वगैरह कैश बेसिस पे अकाउंट्स बनाती है। एक्रूअल बेसिस का हो गया, एक्रूअल बेसिस कहता है कि भैया कैश को भूल जाओ, जब वो एंट्री एक्चुअल में ड्यू है, या फिर जब यू कैन से व्हेन दे आर एक्चुअली अकरिंग, तब आपको एंट्री डालनी है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे अकर, व्हेन
स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, व्हेन दे अकर। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए यहाँ पर। मान लीजिए 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे वाले दिन राम ने क्या किया है, राम ने परचेज करी है 1 लाख रुपए के गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, इसके बदले पेमेंट कब करी है राम ने पे कर दिए टू वेंडर 1 लाख रुपए। अब कैश बेसिस कहता है कि भाई अकाउंटिंग यहां पर होगी, दिस इज कैश बेसिस। एक्रूअल बेसिस कहता है कि भाई हो गई ना ट्रांजेक्शन तो अकर कर ली, तो यहाँ पे आप एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग 15 तारीख को एंट्री डाल दोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और यहाँ पे एंट्री क्या डाल दोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब कैश बेसिस के अकॉर्डिंग परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 31 अगस्त को, एक्रूअल बेसिस में 15 अगस्त को आप एंट्री डाल दोगे। तो एक्रूअल बेसिस का सिंपल सा फंडा ये है भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता पेमेंट कब हो रही है कब नहीं हो रही, जब वो ट्रांजेक्शन अकर हो रही है तब आप उसकी अकाउंटिंग करो। Accrual basis is based on its basis is matching concept। मैचिंग कंसेप्ट कहता है यार देखो, एक साइड आप रेवेन्यू बुक कर रहे हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जो भी खर्चा बुक करो ना, चाहे पे कर रहे हो या नहीं करे, या एक साइड आप खर्चा बुक कर रहे हो दूसरी साइड आप रेवेन्यू बुक करो ना, उसका जब भी ड्यू हो रहा है, जब भी अकर हो रहा है, बुक करो, उसकी एंट्री डालो, क्या दिक्कत है। मैचिंग कंसेप्ट मतलब जो सेम पीरियड के हैं, सिमिलर तरीके की ट्रांजेक्शन है, यू कैन से खर्चा एक तरफ आ रहा है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम दूसरी साइड आनी चाहिए, या इनकम एक तरफ आ रही है तो उसका दूसरी साइड कॉरेस्पॉन्डिंग खर्चा आना चाहिए, बुक होना चाहिए। दिस इज एक्रूअल बेसिस। तो एक्रूअल बेसिस आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट, कंपनीज को इसे फॉलो करना है। क्यों करना है? क्योंकि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 128(1) बोलता है, सेक्शन 128(1) मैंडेट करता है टू फॉलो, मैंडेट कंपनी टू फॉलो, टू, एक मिनट रुकिए जरा, टू फॉलो एक्रूअल बेसिस। कोई भी कंपनी कैश बेसिस पे अकाउंट्स नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि सेक्शन 128(1) ने बोल दिया कि आपको मैंडेटरीली एक्रूअल बेसिस पे खाते बनाने हैं। तो जो आप बनाते हो ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, वो एक्रूअल बेसिस की वजह से ही बनाते हो। जब आप प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री डालते हो ना, क्यों डालते हो? क्योंकि एक्रूअल बेसिस का कंसेप्ट है। एक्रूअल कह रहा है भैया 12 महीने का खर्चा है, 12 महीने की एंट्री डाल दो, बाकी प्रीपेड में ले जाओ या आउटस्टैंडिंग में ले जाओ, यही है ना, और थोड़ा ना कुछ है। कैश बेसिस कहता है जब पेमेंट वगैरह होगी तब डालना। एक्रूअल बेसिस कहता है भैया मुझे पेमेंट से फर्क नहीं पड़ता, जब वो ट्रांजेक्शन ड्यू हो रही है, अकर हो रही है, आप उसकी एंट्री डाल दो। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, समझ आती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, जो हो गई आपकी 3, एक एक्रूअल, दूसरी कंसिस्टेंसी, तीसरी गोइंग कंसर्न। तीनों मैंने डिस्कस कर लिया कि तीनों क्या होती है। अब लास्ट चीज ये याद रखना कि फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन आपको फाइनेंशियल में डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने तीनों चीजें फॉलो करी हैं तो। बट अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, जैसे आपने या तो अकाउंट कैश बेसिस पे बना दिया, या आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज वगैरह कर दी, या आपने गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग अकाउंट नहीं बनाया, अगर तीनों में से कुछ भी फॉलो नहीं हुआ है तो आपको अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने ये वाली फंडामेंटल पर्टिकुलर जो भी अजम्पशन आपने फॉलो नहीं करी है, आपने पर्टिकुलर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं करी है। इतनी बात याद रहेगी, चलेगा? चलो चलिए जी, अब मैं आ गया आपके पास पॉइंट नंबर 4 लेके। 3 पॉइंट हमारे पूरे हो चुके हैं। 4th पॉइंट पे मैं आपसे बात करूंगा अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में। ये पॉइंट स्पेसिफिकली रिलेट करेगा किससे? अकाउंटिंग पॉलिसीज। सर अकाउंटिंग पॉलिसीज का क्या मतलब है, मतलब क्या चीज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हो, थोड़ा वो बता दो। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अब इस पॉइंट पे मैं आपसे ना बेसिकली 3-4 चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। पहली चीज मैं बात करूंगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी का मीनिंग क्या है और इसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है। सेकंड, अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कैसे होती है, पॉलिसी सिलेक्ट कैसे होती है, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर। थर्ड, कभी भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो उसके केस में हमें क्या चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। एंड फोर्थ चलो मैं यहीं पे डिस्कस कर लूंगा, AS1 क्या कह रहा है डिस्क्लोज करने के लिए। ठीक है, मोटी मोटी 3 बातें मुझे अब आपसे बात करनी है और बस इतना ही है स्टैंडर्ड में, और कुछ नहीं, कुछ फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए जनाब। तो सबसे पहले मैं पॉइंट नंबर 1 आपसे डिस्कस कर रहा हूं, विच इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कि अकाउंटिंग पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है। देखिए अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, पहले मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिख लीजिए फिर समझ लीजिएगा। इट मीन्स, अकाउंटिंग पॉलिसी मीन्स
policy means specific accounting principle. Specific, you can say accounting policy means principles and methods used for preparation and presentation of financial statement. Presentation plus preparation of FS. अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? अकाउंटिंग पॉलिसी होती है जी प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल. मेथड ऑफ अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ताकि आप क्या कर सको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सको और प्रेजेंट कर सको. सिंपल सी बात है. छोटे छोटे कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहाँ पे. लीजिए देखिए, जैसे अगर आप इन्वेंट्री की बात करो, इन्वेंट्री को आपको मेजर करना है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी. दिस इज द प्रिंसिपल. और इसको फॉलो करने के लिए हमारे पास पर्टिकुलर तरीके क्या होते हैं? फीफो हो गया, वेटेड एवरेज हो गया. दिस इज एक तरीके से मेथड्स. बट प्रिंसिपल्स बोल लो, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स बोल लो, इतना कुछ इसमें वेरिएशन नहीं है. बट हाँ, इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट पे मेजर करना है, एनआरवी पे करना है, दोनों में से लोअर पे करना है. दिस इज द प्रिंसिपल. फीफो वेटेड एवरेज एक तरीके से आपका मेथड हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेता हूं. अब दिस इज बेसिकली फॉर द प्रिपरेशन, क्योंकि इसकी बेसिस पे आप नंबर्स आपको पता लगते हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड? ये प्रेजेंटेशन है कि डायरेक्ट मेथड पे कैश फ्लो को प्रेजेंट करे या इनडायरेक्ट मेथड पे कैश फ्लो को प्रेजेंट करे. दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये प्रिंसिपल्स हैं और मेथड्स भी हैं, जहाँ की हम डायरेक्ट मेथड पे बनाएं, इनडायरेक्ट मेथड पे बनाएं, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर सके. तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए. पीपीए, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल. इन्वेस्टमेंट है, AS 13 के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आती है, करंट किस पे मेजर होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू. लॉन्ग टर्म किस पे, नॉन करंट किस पे होती है? कॉस्ट पे, सब्जेक्ट टू परमानेंट डिमिनिशन. ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है जिनके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, अपने नंबर्स बनाते हो या नंबर्स प्रेजेंट करते हो. तो अकाउंटिंग पॉलिसी मींस प्रिंसिपल्स या मेथड्स जिनके बेसिस पे आप या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अपने अकाउंट्स बना रहे हो या अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट कर रहे हो. 4 मैंने एग्जांपल दे दी. इसके अलावा मल्टीपल और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट के केस में क्या पॉलिसी है, AS 11 के केस में, फॉरेन एक्सचेंज के केस में क्या पॉलिसी है, और भी मल्टीपल जगह आपकी पॉलिसीज की बात हो सकती है. ठीक है जी, इतनी बात क्लियर. ये बेसिक पता होना चाहिए था. एग्जाम में आई डू नॉट थिंक कहीं डिस्क्रिप्टिव पूछेगा, कहीं MCQ में पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ठीक है, ये तो पॉइंट नंबर ए हो गया. पॉइंट नंबर बी, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी डिस्क्लोज्ड एट, शुड बी, ये आपके की पॉइंट है, डिस्क्लोज्ड एट वन प्लेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जितनी भी आपकी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, सारी की सारी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक जगह दिखानी चाहिए. आप उसे आगे पीछे नहीं कर सकते कि जी पहले थोड़ी सी दिखा दी, फिर थोड़ी दिखा दी, फिर थोड़ी दिखा दी. स्टैंडर्ड कहता है भाई ऐसे नहीं चलेगा. स्टैंडर्ड का बहुत सिंपल सी बात है, कभी भी जो भी आपकी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी है वो सारी एक जगह दिखा दो. तो जब मैंने आपको स्टैंडर्ड की शुरुआत कराई थी, मैंने आपको रिलायंस के अकाउंट्स दिखाए थे, उसे सारी की सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एक जगह लाइन से दिखा रखी थी. तो सेम तरीके से आपको सिग्निफिकेंट मतलब जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो मटेरियल होती है, जिसकी वजह से, मटेरियल को ऐसे डिफाइन करो, इट रिलेट्स टू आइटम्स विच अफेक्ट यूजर्स ऑफ FS. सिग्निफिकेंट मतलब जो मटेरियल है, जो बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है. फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है. आज की डेट में अगर आप रिलायंस की बात करें, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप खुद सोचिएगा क्या वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा. रिलायंस के केस में अगर मैं आपकी रेवेन्यू की अकाउंटिंग गलत कर दूं, रेवेन्यू की अकाउंटिंग पॉलिसी अगर मैं गलत कर दूं, सबको फर्क पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू का नंबर ही 3 लाख करोड़ है, सबको फर्क पड़ेगा. बट ऑन द अदर साइड मैंने एक पॉलिसी बनाई कि जो भी झाड़ू होगी, झाड़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर, गिव मी जस्ट 1 मिनट. ब्रूम, इंग्लिश में से ब्रूम कहते हैं, याद आ गया, चलो झाड़ू.
कि भैया हम झाड़ू को कैपिटलाइज करेंगे, झाड़ू 1 साल से ज़्यादा चल जाती है, हम कैपिटलाइज करेंगे। अब एक बात बताओ, क्या मुकेश अंबानी साहब को फ़र्क पड़ता है कि आप झाड़ू की क्या अकाउंटिंग कर रहे हो? अरे भाई कैपिटलाइज करो, खर्चे में डालो, 5,000 50,000 रुपये की आएगी, उन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट रेवेन्यू की अकाउंटिंग पॉलिसी से फ़र्क पड़ जाएगा। रेवेन्यू अगर गलत बुक कर दिया तो पूरी कंपनी के नंबर सारे गलत हो जाते हैं। पीपी अगर गलत अकाउंट फॉर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी जो उन आइटम से रिलेटेड है जिसकी वजह से यूजर्स को फर्क पड़ता है, भैया वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है। उसके अलावा बाकी सारी छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची इग्नोर मार दो, उनसे आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लाइन समझ आती है? तो वो आइटम्स जो यूजर्स देख रहा है जिसकी वजह से अगर उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है, जैसे मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स है, स्टेक होल्डर्स है मल्टीपल अलग, जैसे डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, टैक्सेशन अथॉरिटी हो गई, इनको अगर फर्क पड़ रहा होगा तो मटेरियल है, अगर नहीं फर्क पड़ रहा तो मटेरियल नहीं है। और मटेरियल नहीं है मतलब इनसिग्निफिकेंट है, इग्नोर करो। ठीक है, तो हर अकाउंटिंग पॉलिसी जो सिग्निफिकेंट नेचर की है, जो भी कंपनी ने बनाई है, सब कुछ एक जगह पे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो ये तो हो गया आपका जी पॉइंट नंबर 1, मीनिंग, एग्जाम्पल और AS1 की क्या रिक्वायरमेंट है। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट escholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें escholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। अब हम बाकी दोनों पॉइंट से बात करते हैं। आइए जनाब, पॉइंट C, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब देखो ये थ्योरी पार्ट है, ये प्योर थ्योरी पार्ट है, तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लो। प्रैक्टिकल इस पे मुझे लगता नहीं कुछ आने वाला है, बट हाँ MCQ में पूछ सकता है। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, आप अकाउंटिंग पॉलिसी क्या बेसिस लेते हो, सिलेक्ट करते हो। लीजिए, तो मैं यहाँ पे लिखवाना शुरू करता हूँ, छोटे मोटे पॉइंट से, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा मैं, बेसिक बता दूंगा आपको। पहला पॉइंट है जी प्रूडेंस। प्रूडेंस और दूसरे शब्दों में जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म। और ये ऐसी चीजें जो आप तक हमेशा पढ़ते हुए आ रहे होगे, क्या? रिकॉग्नाइज फ्यूचर लॉसेस बट नॉट गेन। अगर आपको पता है कि आपको फ्यूचर में नुकसान होने वाला है तो भैया प्रोविजन बना दो, बट फायदे का हम प्रोविजन बनाने नहीं देंगे, जिसकी वजह से हम आपको कोई भी हिडन रिजर्व्स बनाने की अनुमति नहीं देते हैं। प्रूडेंस का बेसिकली मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट है आपका, आपको पता है कि उसमें आपको नुकसान होने वाला है, आप प्रोविजन बना दो। आपका कोई लीगल केस चल रहा है, आपको पता है उसमें नुकसान होगा, केस हार जाओगे, प्रोविजन बना दो। तो ऐसी कोई भी चीज जहां आपको दिख रहा है कि यार आपको नुकसान है फ्यूचर में, आप बना सकते हैं प्रोविजन। बट अगर आपको लगता है उससे आपको फायदा होगा, मान लीजिए आपने किसी के ऊपर लीगल केस किया और आपको पता है आप जीत जाओगे और आपको उससे फायदा हो जाएगा, तो उसकी अकाउंटिंग मत करना। तो जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते हो ना, तो आपको प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना होता है। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको अगर AS2 याद हो, AS2 के अंदर हम इन्वेंट्री की क्या पॉलिसी लेते हैं? इन्वेंट्री की पॉलिसी होती है कॉस्ट और NRV whichever is lower, यही होती है। मान लो एक प्रोडक्ट है A, एक प्रोडक्ट है B, इसकी कॉस्ट है 100 रुपया, इसकी कॉस्ट है भी 100 रुपया, इसकी NRV है 80 रुपया, इसकी 120 रुपया। तो जब आप बुक करोगे इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री किस वैल्यू पे आएगी? दोनों में से कम क्या है? 80 रुपया, यहां पर 100 रुपया। अब अगर आप ध्यान से देखो, 100 रुपए की चीज आपको पता है 80 में बिकेगी, 20 रुपए का नुकसान होगा, तो अब आप इसे NRV पे ले आओगे 80 रुपए पे, 20 रुपए का नुकसान बुक करोगे NRV का। 100 रुपए की चीज आपको पता है 120 में बिकेगी, 20 का फायदा होगा, बट अभी भी आप इन्वेंट्री कितने पे रखोगे? 100 पे रखोगे, आप 20 का फायदा बुक नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय द वर्ड प्रूडेंस। आपको पता है कि यार फ्यूचर में नुकसान होने वाला है तो बुक कर दो ना, किसने रोका है? बट गेन्स बुक नहीं करना। अगर आप मान लो यहाँ पे इसे बुक कर देते, आप बोलते हैं 100 की कॉस्ट आ रही है बुक्स में, कैरिंग वैल्यू 100 की है, NRV 120 की है, तो मैं क्या करता हूं, इसे 120 रुपए का रिकॉर्ड कर देता हूं। तो जैसे आप इसे 120 रुपए का रिकॉर्ड करोगे, इन्वेंट्री 20 रुपए से बढ़ाओगे, प्रॉफिट बुक करोगे, करेक्ट। कल की डेट में मान लो ये 110 में ही बिकी, तो आपने 20 का जो नुकसान बुक किया था वो तो गलत हो गया,
वो तो आपने फालतू रिजर्व बना दिया एक, जबकि नेट में फायदा 10 का हुआ। तो इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है भैया नहीं करना ऐसा, सिंपल सी बात रखो। क्या आपको पॉलिसीज किस तरीके से सिलेक्ट करनी है, जो प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, जो कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, जो फ्यूचर के लॉसेस को अगर आपको दिख रहा है हो रहे हैं, होने वाले हैं, तो उसको बुक करे, गेन्स को बुक ना करे। प्रूडेंस की वजह से मालूम है क्या होता है, वो भी बता देता हूं। इसकी वजह से आप इट एलिमिनेट्स द हिडन रिजर्व्स। हिडन रिजर्व बनाने नहीं देगा। आपको पता है फ्यूचर में फायदा होने वाला है, तो कह रहे हैं आज बुक ही मत करो, कोई रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा बुक करने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में जब होगा तब बुक करना। इसीलिए आज की डेट पे आपको कोई हिडन रिजर्व बनाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। हाउएवर आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना था, वो मैंने आपको बता दिया कि जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है, प्रूडेंस। सेकंड इज मेटियलिटी। मेटियलिटी क्या होता है मैंने बता दिया आपको। आपको मेटियलिटी के बेसिस पे अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को ढंग से सिलेक्ट करना है, ठीक है, इतनी बात समझ आती है। और दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि आपको वही अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करनी है जो मटेरियल है। इमटेरियल पॉलिसीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑल मटेरियल पॉलिसीज टू बी डिस्क्लोज्ड, इमटेरियल आर नॉट। अब इसके ऊपर ना एक छोटा सा ना एमसीक्यू आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल देखो, मेटियलिटी मींस समथिंग जो यूजर्स को अफेक्ट कर सकती है, करेक्ट। मेटियलिटी कैन बी क्वांटिटेटिव, कैन बी क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव मतलब अगर बड़ी अमाउंट है, बिग नंबर है, तो वो तो ऑब्वियसली यूजर्स को अफेक्ट करेगा। क्वालिटेटिव मींस अमाउंट की वजह से नहीं, फाइनेंशियल की प्रेजेंटेशन गलत है या फाइनेंशियल में कुछ और गलती है जो अमाउंट की वजह से नहीं, वो छोटी भी है तो भी यूजर्स को फर्क देगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे तो हो गया आपका बिग अमाउंट, मान लो 5 करोड़ की गलती है फाइनेंशियल में, या 5 करोड़ की कोई आइटम है तो वो तो यूजर्स को फर्क देगी। 50 करोड़ की आइटम है वो फर्क देगी, 500 करोड़ की आइटम है फर्क देगी, तो वो क्वांटिटेटिव है, तो वो मटेरियल होगी। क्वालिटेटिव हो गया, जैसे आपने क्या किया, कैश बेसिस पे अकाउंट बना दिया, ये तो गलत है, गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट, AS 18 कहता है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज करो, आपने डिस्क्लोज ही नहीं करी, नॉट डिस्क्लोज्ड। नेक्स्ट, आपने कंपनी का नाम ही गलत लिख दिया, रॉन्ग नेम ऑफ कंपनी, गड़बड़ है ना। ये सारी चीजें, ये वो चीजें हैं जो यूजर्स को फर्क देंगी कि यार तुमने रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज करनी थी, तुमने क्यों नहीं करी, ये तो गड़बड़ है। अकाउंट्स गलत तरीके से बना रहे हो, शेड्यूल 3 फॉलो नहीं कर रहे हो, कंपनी का नाम गलत डाल रहे हो। दीज आर द थिंग्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट द यूजर्स, इसीलिए ये भी मटेरियल होंगी। तो मटेरियलिटी मीन्स समथिंग जो यूजर्स की जजमेंट को अफेक्ट करती है। इट कैन बी क्वांटिटेटिव, इट कैन बी क्वालिटेटिव ऑल्सो, ठीक है, इतनी बात समझ आती है। तो ये हो गई मटेरियलिटी के ऊपर बात। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए जरा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहते हैं कि जब आप अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात कर रहे हैं या फिर जब आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको ना लीगल रियलिटी से ज्यादा ना उसकी एक्चुअल फाइनेंशियल और सब्सटेंशियल रियलिटी देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आपको हायर परचेज पता हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी, हायर परचेज हो गया, या मान लो आप गाड़ी कोई EMI पे लेते हो, लोन को भी, आप कोई स्कूटी वगैरह मान लो आपने EMI पे ली। EMI जब तक खत्म नहीं होती आप उसके मालिक नहीं बनते, करेक्ट। जिस दिन EMI खत्म हो जाएगी, हायर परचेज पे आपने सामान खरीदा, जिस दिन आपकी सारी EMI खत्म हो गई उस दिन आप उसके मालिक बन गए। उससे पहले आप उसके आइडली मालिक नहीं हो, सामने वाले के पास अधिकार है, वो आपके पास से सामान लेके जा सकता है। तो बट क्या फिर मैं उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ना करूं? करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसका बेनिफिशियल ओनर हूं, उससे सारे फायदे मुझे हैं। AS 19 की अगर आप बात करो, फाइनेंशियल लीजेस क्या कहती है? फाइनेंशियल लीजेस कहती है कि इफेक्टिवली हमें पता है कि यूज कौन करने वाला है एसेट को, लेसी यूज करने वाला है, चाहे लेसर ओनर है, लेसी ओनर नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूं अगर आपको लीजेस याद नहीं आ रही है तो। देखो, एक होता है लेसर ने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, रेंट पे दी है। लेसर ने क्या किया है, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दी है लेसी को, मान लो 5 साल के लिए रेंट पे दी है, और इस एसेट की, इस प्रॉपर्टी की लाइफ भी 5 साल ही है, यूजफुल लाइफ भी 5 साल है, और रेंट पे कितने पीरियड के लिए दिए? 5 साल के लिए दिए। तो AS 19 कहता है ये जो लीज है फाइनेंस लीज है, लेसी को अपनी बुक्स में एसेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऑल्दो मालिक कौन है? लेसर मालिक है, मालिक
लेसर है, उसने सिर्फ किराए पे दी है, लेसी मालिक नहीं है, बट फिर भी AS 19 कहता है कि आपको इसे अपनी बुक्स में एज एन एसेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों? स्टैंडर्ड ये कहता है कि भैया इन रियलिटी लेसर कभी उस एसेट का यूज नहीं करने वाला। 5 साल की जिंदगी है, 5 साल के लिए लेसी के पास आ गया है, तो इफेक्टिवली उस एसेट को सिर्फ लेसी ही यूज करेगा। बेनिफिशियल ओनरशिप किसके पास है? एक तरीके से लेसी के पास है, लेसी को ही उस एसेट से सारे फायदे होंगे, लेसर से कुछ नहीं होने वाला, लेसर को कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए लेसी इज इन सब्सटेंस द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, इसीलिए उसकी बुक्स में वो रिकॉर्ड होगी। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहता है कि आपको लीगल रियलिटी तो ठीक है, वो अपनी जगह है, बट आपको थोड़ा सब्सटेंस की बात करनी है। सब्सटेंस में क्या दिख रहा है, कौन है उसका ओनर। इसलिए सिमिलरली मान लीजिए आपको कोई लीगल केस चल रहा है, लीगल केस चल रहा है, अभी हमें पता है कि केस फाइनल नहीं हुआ, बट हमें ये पता है कि हमारे पैसे डूबेंगे। तो सब्सटेंस अगर बात करोगे तो सब्सटेंस क्या है? मुझे पता है मेरी जेब से खर्चा होने वाला है, मुझे नुकसान होने वाला है। सब्सटेंस क्या है? नुकसान होने वाला है, तो बुक करो ना भाई, किसी ने रोका है। लीगल रियलिटी क्या है? जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आएगा मेरे पे नुकसान नहीं आएगा। मानते हो बात? मैंने क्या कहा? मैंने कहा मान लीजिए ए के ऊपर कोई केस चल रहा है, इसके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है और वो केस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, तो जब तक केस डिसाइड नहीं होता इसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, बट इसको अंदर से पता है कि यार मेरा 10 लाख डूबेगा, मुझे 10 लाख पे करना पड़ेगा, इन सब्सटेंस इसकी लायबिलिटी आएगी, इसको पता है ये चीज, तो बुक करो, अकाउंटिंग करो। किसने रोका है आपको? करेक्ट। तो यहां पर भी यही है कि जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कर रहे हैं या जब अकाउंटिंग पॉलिसीज आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो आपको सब्सटेंस की बात करनी है। आपको क्या करना है? I'll just write it down. Substance and financial reality is considered over legal reality. जैसे मैंने आपको लीजेस का एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ये 3 मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पॉलिसी सिलेक्ट करते वक्त याद रखनी होंगी और डिस्क्लोज करते वक्त भी याद करनी होंगी। आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी उठा के देख लो, इसी के अगल बगल में घूमती हुई मिलेगी। कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी उठा के देख लो, किसी भी स्टैंडर्ड के उठा के देख लो, इन्हीं के अगल बगल में आपको खेलती हुई मिलेंगे। और आप जब डिस्क्लोज भी करोगे ना तो भी आपको इसी तरीके से ही मतलब इन चीजों को दिमाग में रखना है, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है? थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट था, आपको मैंने बता दिया। MCQ में ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा, इसके अलावा इस पर मुझे नहीं लगता कभी आपसे कोई और क्वेश्चन बनता है। एक लास्ट पॉइंट जो मुझे आपको डिस्कस करना है कि कभी भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज हो रहा है तो आपको क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर इन केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, पॉइंट नंबर D। डिस्क्लोजर इन केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो यहां पे मैं पहले ही बात करता हूं कि क्या डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि अगर मुझे कोई नोट बनाने को आ जाए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि कोई केस स्टडी दे दी जाए और बोले कि नोट बनाए चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का, तो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए जरा, हमने कहा अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज होती है, वो मैंने बात कर लिया, जब लॉ बोलता है, जब स्टैच्यू बोलता है, या लॉ बोल रहा है, AS बोल रहा है, या आपको लगता है बेटर प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आपने मान लो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी, तो मैंने कहा अकाउंटिंग पॉलिसी इज चेंज्ड, पॉलिसी इज चेंज्ड। देखो जब चेंज करने की वजह से इमैटेरियल इंपैक्ट है, इमैटेरियल इंपैक्ट कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई बहुत छोटा बहुत 10, 20, 50, 100 रुपए का फर्क पड़ा। मान लो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी, इन्वेंट्री की चेंज कर दी, फीफो से वेटेड एवरेज अज्यूम करो, तो इसकी वजह से इन्वेंट्री की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, 50, 100, 500 रुपए का फर्क पड़ा, इमैटेरियल इंपैक्ट है। आप बोलोगे मरने दो, इग्नोर, आप बोलोगे इग्नोर कर दो, ठीक है। बट आपने कहा नहीं जी मटेरियल इंपैक्ट है, फर्क पड़ रहा है बहुत, ओके मटेरियल इंपैक्ट है, तो हमने कहा ठीक है। मटेरियल इंपैक्ट कौन से साल में, करंट ईयर में या फ्यूचर ईयर में? सर ऐसा भी हो सकता है कि करंट ईयर में ज्यादा फर्क पड़े या फ्यूचर ईयर में ज्यादा फर्क पड़े। आपने कहा सर करंट ईयर में फर्क है, नहीं सर करंट ईयर में नहीं है, फ्यूचर ईयर में फर्क पड़ेगा। हो सकता है दोनों में पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा ठीक है, क्या आप इसका अमाउंट निकाल सकते हो कि कितना इंपैक्ट आएगा? इंपैक्ट कैन बी डिटरमाइंड, डिस्क्लोज द इंपैक्ट इन FS। अभी लिख लो, एक बार समझा देता हूं। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डिस्क्लोज दिस फैक्ट दैट इंपैक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डिस्क्लोज दिस फैक्ट दैट हम इंपैक्ट नहीं निकाल सकते, इंपैक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फ्यूचर ईयर पे
डिस्क्लोज कर दो कि भैया चेंज किया गया है एंड इट विल अफेक्ट फ्यूचर, और जो भी फ्यूचर में अफेक्ट होगा हम उसको क्वांटिफाई करके बता देंगे, अफेक्ट फ्यूचर। ये आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख देना। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनो, मैं साइज थोड़ा छोटा करता हूँ, समझाना शुरू करता हूँ। देखिए हुआ क्या, आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी, आपने कहा उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है, आप अमाउंट को मत शो करो, सिर्फ फाइनेंशियल में ये लिख देना, राइट इन एफएस दैट पॉलिसी इज चेंज्ड। आपको कोई अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी चेंज कर दी है, आप लिख देना उसका अमाउंट इमैटेरियल है, काम खत्म। हमने पॉलिसी चेंज कर दी, उसका अमाउंट इमैटेरियल है। मटेरियल इंपैक्ट है, करंट ईयर में आप निकाल सकते हो अमाउंट, तो आप जो भी अमाउंट निकलेगा कि भैया इसकी वजह से इतना फर्क पड़ रहा है, इन्वेंट्री इतने से बढ़ रही है, प्रॉफिट इतने से चेंज हो रहा है, वो डाल देना। आप इंपैक्ट नहीं निकाल सकते तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख देना कि जी हम इंपैक्ट नहीं बता सकते। फ्यूचर ईयर में इंपैक्ट पड़ेगा तो ये लिख देना कि जी हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है जिसकी वजह से फ्यूचर में फर्क पड़ेगा। सर ये तो समझ आ गया कि ये लिखना है, अब ये लिखेंगे कैसे वो भी बता दो। लो बच्चे वो भी बता देता हूँ। लास्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड का, खत्म करेंगे फिर स्टैंडर्ड को। जब आप नोट बनाएंगे तो नोट बनाते वक्त सबसे आप पहले लिखोगे ओल्ड पॉलिसी क्या थी, फिर लिखो न्यू पॉलिसी क्या है, डेट ऑफ चेंज क्या है, कब से चेंज करी है बेसिकली, इसका इम्पैक्ट कैसा है, मटेरियल है इमटेरियल है, मटेरियल इमटेरियल या करंट ईयर पे आ रहा है, फ्यूचर ईयर पे आ रहा है या दोनों पे आ रहा है, अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट जो अभी हम बात कर रहे थे ना, अगर मटेरियल है अमाउंट निकाल सकते हो तो अमाउंट बताओ, नहीं निकाल सकते तो ये बता दो कि जी हम इम्पैक्ट नहीं निकाल सकते, या फ्यूचर ईयर में फर्क पड़ेगा तो ये लिख दिया कि जी हमने चेंज तो कर दी, फ्यूचर ईयर में फर्क पड़ेगा। तो कोई भी नोट बनाना है उसमें ये मोटी मोटी 5-6 चीजें लिख दो, काम खत्म। इम्पैक्ट किसमें, बैलेंस शीट पे कितना फर्क पड़ रहा है और P&L में कितना फर्क पड़ रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप टैक्स का फर्क भी बता सकते हो कि इसकी वजह से टैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा तो वो भी बता देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। कोई कंपनी है, कंपनी ने क्या किया है, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी, पॉलिसी ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ले लो, पीपी ले लो, कुछ भी ले लो। पीपी के केस में कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल हो सकता है, इन्वेंट्री के केस में फीफो या वेटेड एवरेज हो गया। कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ इन्वेंट्री चेंज फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज ऑन 30th सितंबर X1। ठीक है, आपको बोला गया कि नोट बनाओ, तो हमने कहा ठीक है चलो नोट बना देते हैं। इम्पैक्ट बताएगा बट वो मैं नोट जब बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। आप नोट कैसे बनाओगे, कंपनी हैज बिन, पहले लिखनी है ओल्ड पॉलिसी, तो कंपनी हैज बिन फॉलोइंग फीफो मेथड ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री अप टू 30th सितंबर X1। तो 30th सितंबर तक कंपनी फीफो पे अकाउंटिंग कर रही थी। दिस इज द ओल्ड पॉलिसी। अब आपको नई पॉलिसी बतानी है। फ्रॉम 30th सितंबर X1 onwards, company has changed the policy for valuation of inventory। आपको एग्जाम में ना नोट बनाने के लिए आ जाता है बहुत बार, इसलिए नोट कैसे बनना है वो समझा रहा हूं कि नोट कैसे बनेगा। हैज चेंज द पॉलिसी फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज। ठीक है, अब यहीं पे ना एक पॉइंट और आता है, न्यू पॉलिसी प्लस रीजन ऑफ चेंज। ऐसा क्या रीजन है कि आपने चेंज किया, रीजन ऑफ चेंज। तो पहले तो आपने डाल दिया कि भैया कंपनी की पुरानी पॉलिसी ये थी, नई पॉलिसी ये है। अब क्यों चेंज किया, द कंपनी हैज चेंज्ड द पॉलिसी। किस लिए चेंज हो सकती है, या तो लॉ बोलेगा या एएस बोलेंगे या कंपनी को लगता है बेटर प्रेजेंटेशन है, तो वो जो भी होगा वो लिख देना। तो मैं यहाँ पे तीनों ऑप्शन लिख देता हूं। चेंज द पॉलिसी बिकॉज ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ या तो किसी लॉ की रिक्वायरमेंट है या एएस की रिक्वायरमेंट है या फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। बेटर प्रेजेंटेशन कैन बी ड्यू टू मार्केट कंडीशन, बेटर प्रेजेंटेशन ड्यू टू मार्केट की ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि यार चेंज करना इज अ बेटर ऑप्शन, मार्केट कंडीशन, या कैपिटलाइजेशन कुछ कंपनी ने किया है, या कंपनी ऑटोमेटेड मोड पे चली गई है, कैन बी मल्टीपल रीजन, वो डाल देना। कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है, क्यों करी है, क्योंकि या तो लॉ ने बोला है या एएस ने बोला है या कंपनी को लगता है बेटर प्रेजेंटेशन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। क्यों लगता है बेटर प्रेजेंटेशन होगी उसका रीजन दे
देना। तो पहले आपने ओल्ड पॉलिसी लिखी, न्यू पॉलिसी लिखी, किस दिन से चेंज किया वो लिखा और उसका रीजन का चेंज लिखा। अब इसका इंपैक्ट लिखो। ड्यू टू चेंज देयर विल बी मटेरियल इंपैक्ट इन करंट ईयर। मान लो आप बोल रहे हो कि करंट ईयर में उसका मटेरियल इंपैक्ट आएगा, तो हमने कहा ठीक है, नहीं होता तो लिख देते ड्यू टू चेंज देयर विल नॉट बी एनी मटेरियल इंपैक्ट इन करंट ईयर, हाउएवर देयर विल बी इंपैक्ट इन फ्यूचर ईयर्स। या दोनों में नहीं है तो यू विल राइट ड्यू टू चेंज देयर विल नॉट बी एनी मटेरियल इंपैक्ट, काम खत्म। देयर विल बी मटेरियल इंपैक्ट इन करंट ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज, अमाउंटिंग टू कितने का इंपैक्ट है, तो यहां पे आप डालोगे कि बैलेंस शीट पे कितने का इंपैक्ट है, इन बैलेंस शीट, इन इन्वेंट्री, इन बैलेंस शीट, बता देना इसकी वजह से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एंड इतने रुपीज इंपैक्ट इन P&L, क्या प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो बता देना। और अगर फ्यूचर का इंपैक्ट है तो वो बता देना कि भैया फ्यूचर में होगा, वो देख लेंगे। और बाय चांस ऐसा है कि आप अमाउंट का इंपैक्ट नहीं निकाल सकते तो ये बता देना कि अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये लिख के छोड़ देना। मतलब यहां पे लिख देना ड्यू टू चेंज देयर विल बी मटेरियल इंपैक्ट, हाउएवर द सेम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फुल स्टॉप। जो ये था ना मैंने आपको बताया था। देखो अगर मटेरियल इंपैक्ट है करंट ईयर में है तो इंपैक्ट डिटरमाइन कर सकते हो तो इंपैक्ट बता दो, नहीं निकाल सकते तो लिख देना कि इंपैक्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मैं लिख के बता देता हूं आपको कैसे लिखोगे। और जैसे यहाँ पे, और अगर आप इंपैक्ट नहीं निकाल सकते तो आप बोलोगे ड्यू टू चेंज द इंपैक्ट इज नॉट असर्टेनेबल, नॉट प्रैक्टिकेबल या असर्टेनेबल ड्यू टू, क्यों आपको लगता है कि असर्टेनेबल नहीं है, लिख दो सर बहुत सारी इन्वेंट्री की आइटम है जिस वजह से हम नहीं निकाल सकते, वो सब आपको क्वेश्चन बता देगा। तो आपको कभी भी नोट बनाने को आएगा तो आप इस तरीके से नोट बना सकते हैं। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आप कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हो, तो आप बोल दोगे कंपनी हैज बीन वैल्यूइंग द पीपीई ऑन कॉस्ट मॉडल अप टू दिस डेट, फ्रॉम दिस डेट द कंपनी हैज चेंज द पॉलिसी ऑफ वैल्यूइंग द पीपीई टू रिवैल्यूएशन मॉडल। कंपनी ने क्यों चेंज किया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन कंपनी हैज चेंज द पॉलिसी बिकॉज दे फील देयर विल बी बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू मार्केट चेंजेस या मार्केट कंडीशंस। इसके अलावा ड्यू टू चेंज देयर विल बी अ मटेरियल इंपैक्ट इन करंट ईयर, बैलेंस शीट पीपीई में इतनी से बढ़ जाएगी, पीपी विल इंक्रीज बाय दिस अमाउंट, कॉरेस्पॉन्डिंगली इन P&L डेप्रिसिएशन विल आल्सो इंक्रीज बाय दिस अमाउंट, फुल स्टॉप। इस तरीके से आप अपना नोट बना सकते हो। तो कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है उस केस में आप ये 4-5 चीजें डालो, अपना नोट बनाओ, आगे बढ़ो जीवन में, काम खत्म। ठीक है, यहां पे लिख देना एक और चीज, इफ इम्पैक्ट इज नॉट असर्टेनेबल, नहीं निकाल सकते आप, डिस्क्लोज दिस फैक्ट, डिस्क्लोज द फैक्ट। ठीक है जी, तो ये है आपका मोटा मोटा स्टैंडर्ड। इससे ज्यादा आईसीआई ने आपके लिए कुछ और नहीं रखा है। इसके बाद आप आईसीआई के जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस है वो ट्राई कर सकते हैं। आई हैव ट्राइड टू कवर मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, कुछ मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है जी, डन है, ओके।